नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैथ पेडागोजी के सेकंड प्रैक्टिस सेट के बारे में। इसके पहले मैं आपको पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा चुका हूं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हम टॉप इंपोर्टेंट 20 प्रश्नों पर बात करेंगे जिनके एग्जाम में आने की संभावना है या फिर इनसे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। मेरे साथ साथ आप लोग भी टेस्ट को लगाएं। 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं कमेंट में आप जरूर बताएं। सबसे पहला प्रश्न है, रेखागणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि कौन सी है? आगमन विधि, निगमन विधि, प्रदर्शन विधि या फिर उपर्युक्त में से सभी? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? प्रदर्शन विधि कौन सी विधि आपकी जिसको प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त किया जाता है? इसके बारे में कुछ और चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। रेखागणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि को क्या कहते हैं? प्रदर्शन विधि कहते हैं। इस विधि में शिक्षक ठोस वस्तुओं का इस्तेमाल करके अवधारणाओं को समझाते हैं। इससे ज्यामिति की व्याख्या करना आसान हो जाता है। तो इसमें ठोस वस्तुओं का इस्तेमाल करके शिक्षक अवधारणाओं को समझाते हैं जिससे समझाना और आसान हो जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाता है। तो अच्छी मूल्यांकन विधि में क्या चीज़ देखी जाती है? बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि, शिक्षण हेतु अपनाई गई विधि, पाठ्य वस्तु से संबंधित विधि, उपर्युक्त में से सभी? तो अच्छे मूल्यांकन की विधि कौन सी मानी जाती है? देखिए, मूल्यांकन किसका किया जाता है? मूल्यांकन बच्चों का होता है, बालकों का होता है, जो आपके छात्र होते हैं। तो उनके व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन आया है, इसको अच्छा मूल्यांकन माना जाएगा। यानी कि पहला वाला आंसर आपका सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्य की प्राप्ति होती है जब छात्र संबंधित प्रत्ययों में भिन्नता बताता है, गणितीय अवधारणा की व्याख्या कर सकता है, समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है, उपयुक्त में से सभी? छात्र जब समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनते हैं तो इससे क्या होता है? उन्हें उद्देश्य की प्राप्ति होती है। सी वाला आंसर सही होगा। इसके बारे में कुछ और चीज़ें आप ध्यान रखें। अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्य की प्राप्ति होती है जब छात्र को प्रतिपुष्टि मिलती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आकलन का मकसद छात्रों को फीडबैक देना होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, पाठ्य योजना का भाग नहीं होते हैं प्राप्त उद्देश्य, पाठ प्रस्तुति योजना, शिक्षा के उद्देश्य, उपर्युक्त में से सभी? तो पाठ्य योजना का भाग कौन सा इनमें से नहीं होते हैं? शिक्षा का उद्देश्य आपका क्या नहीं होता है? पाठ्य योजना का भाग नहीं होता। बाकी ये दोनों आपके पाठ्य योजना का भाग होते हैं। इसके बारे में कुछ और चीज़ें आप ध्यान रखें। पाठ्य योजना के मुख्य घटक लक्ष्यों और मानकों का परिचय, छात्रों का उद्देश्य पूरा करने के लिए रणनीतियां और पाठ के अंत में छात्रों की निपुणता का मूल्यांकन होता है। तो इन सब बातों को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग, किलपैट्रिक, ड्यूबी या फिर स्किनर? तो इसका सही आंसर क्या है? खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने। इनके बारे में कुछ चीज़ें और आप ध्यान रखेंगे। इस विधि में छात्रों को कम से कम बताया जाता है और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खोज कर सच को पहचानने पर बल दिया जाता है। तो कम से कम चीज़ें इस विधि में बताई जाती हैं। जो आपकी खोज विधि है वो छात्रों को स्वयं इसमें सारी चीज़ें खोजनी पड़ती हैं। अधिकांश चीज़ों को खोज कर वो खुद पहचानते हैं कि क्या इसमें से सही है, क्या इसमें से गलत है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि है? आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि या फिर विश्लेषण विधि? तो इसका सही आंसर क्या होगा? निगमन विधि आपकी क्या होती है? सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। इसके बारे में कुछ और चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इस विधि में छात्रों को सूत्र या नियम दिए जाते हैं और उन्हें इसका इस्तेमाल करके समस्याओं को हल करना होता है। तो जो आपकी निगमन विधि होती है इसमें सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस पर भी आपके क्वेश्चन बनते हैं कि किस विधि में सूत्रों का प्रयोग होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, निगमन विधि में आपके सूत्र प्रयोग किए जाते हैं। पहले अभ्यर्थियों को सूत्र दिए जाते हैं, उसके बाद उनसे समस्याएं सॉल्व करने के लिए कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, रेखागणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? आकार, विस्तार, स्थिति या फिर उपर्युक्त में से सभी? तो रेखागणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? इन सभी आयामों को प्रमुख स्थान दिया जाता है। तो डी वाला इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं सक्रियता, सजीवता, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसके सिद्धांत के सूत्र क्या होते हैं? सजीवता। बी वाला आंसर सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। शिक्षक को पाठ याद होता है। विषय वस्तु का विकास मुख्य व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। छात्रों की कमजोरियों का पता लगता है। विषय का गूढ़ अध्ययन किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? विषय वस्तु का विकास मुख्य व्यवस्थित ढंग से किया जाता है और यही पाठ्य योजना के निर्माण के लिए आवश्यक है। यहाँ पर कुछ और चीज़ें आपको दी गई हैं। गणित की पाठ्य योजना एक शिक्षक को पाठ को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करने और छात्रों को सीखने की सुविधा प्रदान करने में मदद करेगी। यह छात्रों की प्रतिपुष्टि और मूल्यांकन के लिए उचित प्रावधान भी प्रदान करती है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे।
अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। गणित विषय का सबसे अधिक संबंध किससे होता है? विज्ञान के साथ, नागरिक शास्त्र के साथ, भूगोल के साथ या फिर समाज शास्त्र के साथ। तो इसका संबंध सबसे ज़्यादा किससे होता है? विज्ञान के साथ। इसके बारे में कुछ और चीज़ें आप ध्यान रखें। यहाँ पर नीचे आपको और जानकारी दी गई है। गणित को विज्ञान का अमूर्त रूप माना जाता है। तो गणित को विज्ञान का क्या माना गया है? अमूर्त रूप माना गया है। इस पर भी कई बार प्रश्न देखने मिलता है। भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में अवधारणाओं को समझाने के लिए गणित का प्रयोग किया जाता है। इसलिए गणित का संबंध किससे है? विज्ञान से है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, गणित के नियम और निष्कर्ष कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर गणित के दोनों प्रकार के निष्कर्ष होते हैं आपके, वस्तुनिष्ठ भी होते हैं और सार्वभौमिक भी होते हैं। तो सी वाला आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। गणित के नियम और निष्कर्ष प्रकृति में वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक दोनों प्रकार के होते हैं। तो दोनों प्रकार यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, प्राथमिक कक्षा के छात्रों को मापन सिखाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मापन सिखाने के लिए कौन सा कथन सही होगा? मानक परिणामों का अनुसरण अमानक परिणामों द्वारा किया जाना चाहिए। अमानक परिणामों का अनुसरण मानक परिणामों द्वारा किया जाना चाहिए। केवल अमानक परिणामों का उपयोग किया जाना चाहिए। अमानक परिणामों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? बी वाला, अमानक परिणामों का अनुसरण मानक परिणामों के द्वारा किया जाना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप मेजर करते हैं तो वहाँ पर उसका कोई मेजरमेंट आपके पास होना चाहिए, तभी आप उसका मेजर सही तरीके से कर सकते हैं। इसलिए अमानक परिणाम है जो, उनका अनुसरण करने के लिए आपके पास मानक परिणाम होने चाहिए, तभी आप चीज़ों का मेजरमेंट कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है विद्यालय की आधारशिला, प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला, शिक्षण की आधारशिला या फिर छात्रों की आधारशिला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला। ये मूल्यांकन का ब्लूप्रिंट होता है, क्योंकि प्रश्न पत्रों से ही मूल्यांकन किया जाता है। ब्लूप्रिंट में प्रश्न पत्र के अंकों का बंटवारा, पूरे पाठ्यक्रम का समावेश होता है। बच्चों के ज्ञान का आकलन करने के लिए सभी तरह के सवालों को शामिल किया जाता है। इसलिए यहाँ पर जो आपके प्रश्न पत्र हैं, इनसे सही तरीके से मूल्यांकन बच्चों का हो सकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपर्युक्त विधि है, तो इनमें से कौन सी विधि आपकी वैज्ञानिक विधि पर आधारित है? योजना विधि, निगमन विधि, अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी आपके वैज्ञानिक विधि पर आधारित होते हैं। योजना विधि भी होती है, निगमन विधि भी होती है और अधिगम अनुभव कितने प्रभावी रहे, इसका आकलन भी इससे किया जाता है। तो यहाँ पर तीनों आंसर आपके सही होंगे, यानी कि डी वाला आंसर होगा आपका उपर्युक्त सभी। इसके बारे में कुछ और जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है। वैज्ञानिक विधि के कुछ चरण हैं यहाँ पर, अवलोकन करना, परिकल्पना करना, परिकल्पना का परीक्षण करना, परिणामों का विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, गणित की कक्षा में संचार निम्नलिखित में से किस क्षमता को विकसित को संदर्भित करता है? गणितीय सोच को व्यवस्थित, समेकित और व्यक्त करना, बार ग्राफ को देखकर डेटा को व्याख्या करना, कक्षा में पूछे गए प्रश्न का तुरंत उत्तर देना, गणित की समस्याओं पर दूसरे के दृष्टिकोणों का खंडन करना। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? गणितीय सोच को व्यवस्थित, समेकित और व्यक्त करना, ये इसका आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये सही क्षमता को विकसित करने के लिए संदर्भित करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, गणितीय अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो गणितीय अधिगम की बात की गई है, प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है, उसमें सफल हो सकता है। लड़कियों पर गणित में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है क्योंकि वे उसमें कमजोर होती है। तो ये तो बिल्कुल यहाँ पर गलत आपको भी लग रहा होगा। गणित एक विशिष्ट विषय है जो विशिष्ट कुछ लोगों के लिए ही है, ऐसी तो बिल्कुल ही यहाँ पर बात नहीं है। अनौपचारिक एल्गोरिथम औपचारिक गणित से निकृष्ट है, तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल आपका गलत है। पहला वाला आंसर आपका सही होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, एक विद्यार्थी बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता जिसमें स्थानांतरण सम्मिलित होता है। सर्वोच्च उपचारात्मक योजना है संख्याओं के स्थानांतरण के अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देना, अन्य भाषाओं की शाब्दिक समस्याओं के अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देना, छात्र को शाब्दिक समस्या का अर्थ आसान भाषा में समझाना, विकल्प विधि से समानता प्रत्यय को समझाना। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? विकल्प विधि से समानता प्रत्यय को समझाना। यहाँ पर कुछ और जानकारी आपको दी गई है। विकल्प विधि से समानता प्रत्यय को समझाने से एक विद्यार्थी बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता जिसमें स्थानांतरण होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। गणित से डरने वाले बच्चों का कक्षा में आपस में बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए। गणित के विषयों के बारे में कक्षा में बहस आयोजित करना,
बच्चों को गणित की कक्षा में प्रमेय और सूत्रों के वाचन में सक्षम होना चाहिए, तो इसके लिए क्या उपयुक्त होना चाहिए। गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए, तभी वो इसके बारे में बात कर पाएंगे। गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है बच्चों की समझ में अंतर जानना, माता पिता को प्रतिक्रिया देना, प्रगति रिपोर्ट भरना, अंतिम अवधि की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। तो इसका सही आंसर क्या होता है? नैदानिक परीक्षण आपका क्या कहलाता है? बच्चों की समझ में अंतर जानना, क्योंकि सभी बच्चों की अलग अलग आपकी समझ होती है, बच्चों की समझ अलग अलग होती है। बच्चों की इस समझ में अंतर जानने के लिए नैदानिक परीक्षण किया जाता है। तो नैदानिक परीक्षण किसे कहते हैं? जिसमें बच्चों की अलग अलग समझ को जानते हैं, उनके अंतर को पहचानते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक में होती हैं बहुत सारे प्रमेय और उनकी उत्पत्तियाँ, समन्वेषण के लिए प्रश्न, अभ्यास प्रश्न, यहाँ पर हल किए हुए उदाहरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? समन्वेषण के लिए प्रश्न होते हैं जो अच्छी पुस्तक होती है। अगर आप यहाँ देखें, गणित की अच्छी पुस्तक में समन्वेषण के लिए प्रश्न होते हैं, इससे छात्रों में तर्क करने की सोच विकसित होती है। तो इसका बी वाला आंसर आपका सही होगा। तो ये थे मैथ के 20 क्वेश्चन जिनके एग्जाम में आने की संभावना है। यहाँ पर आप गणित की विधियाँ ध्यान रखेंगे, विधियों पर बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आप लोग कॉमन सेंस लगाएं, उससे भी काफ़ी हद तक एग्जाम में क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी कॉमन सेंस के आधार पर होती हैं। पेडागोजी की हम बात करें किसी भी सब्जेक्ट की, कॉमन सेंस के आधार पर कई सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो संदीपनी एकेडमी हटा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगा दिया है, आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने एमपीटेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, जो कि आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर फुल लेंथ टेस्ट में आप लोग क्वालिफाई कर जाते हैं तो 100% एग्जाम में भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि अच्छे खासे लेवल की टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपकी बनाई गई है, जिसके एग्जाम में आने की संभावना है। पिछले एग्जाम से थोड़ा सा लेवल आपका ऊपर रहेगा, उसी के हिसाब से यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपकी डिजाइन की गई है, तो उसे जाकर आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर टेस्ट डलना आपके स्टार्ट हो चुके हैं, 12-13 टेस्ट आपके सब्जेक्ट वाइज डल चुके हैं। तो यहाँ से आप अपने सब्जेक्ट का अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में आप वीक हैं, कौन से सब्जेक्ट में आप स्ट्रॉन्ग हैं। इसके साथ साथ आपको 2 फुल लेंथ टेस्ट वहाँ पर अभी मिल जाएंगे, आगे चल के और भी फुल लेंथ टेस्ट आपके आएंगे। तो इन 2 फुल लेंथ टेस्ट को अगर आप लोग क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप मानकर चलें कि एग्जाम को आसानी से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अभी आपके लिए डिस्काउंट चल रहा है, फ्लैट 100 रुपये का डिस्काउंट है। इसके पहले फ्लैट 50% डिस्काउंट चल रहा था, लेकिन वो केवल पहले 50 अभ्यर्थियों के लिए था, जो कि आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग के लिए एक और नया ऑफर यहाँ पर दिया गया है, फ्लैट 50% की जगह फ्लैट 100 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो जो आपकी 299 की टेस्ट सीरीज है, ये मात्र 199 रुपये में आपको मिल जाएगी। आपको कूपन कोड क्या अप्लाई करना है? न्यू 100 अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपको फ्लैट 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो टेस्ट सीरीज आपकी 299 रुपये की है, ये मात्र 199 रुपये में इसे परचेस कर पाएंगे। फ्लैट 50% का डिस्काउंट केवल 50 लोगों के लिए था, जो कि आपका कंप्लीट हो चुका है। तो फ्लैट 50% वाला कूपन कोड आपका एक्सपायर हो चुका है। अब यहाँ पर आपको नया कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा, न्यू 100। इसको अप्लाई करने से आपको फ्लैट 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा और मात्र 199 रुपये में आप टेस्ट सीरीज परचेस कर पाएंगे। लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित आपकी पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज है। अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन वहाँ पर आपको देखने मिलेंगे और विद सॉल्यूशन आपके क्वेश्चन हैं, जिनसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उसका सॉल्यूशन भी आगे चल के आप देख पाएंगे कि क्या गलती आपने क्वेश्चन में की है, क्या उसका सही आंसर होना चाहिए।